नमस्कार, स्वागत है आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है अलग अलग नॉवेल्स की दमदार ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी कहानी के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई कहानी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये है डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन, अध्याय 41, महेंद्र लांघा। वर्मा कबीले के निवास पर हुई उस भिड़ंत के बाद ग्रेक्लाउड टाउन के दो प्रमुख कबीले सेन और वर्मा अब दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बढ़ रहे थे। सेन कबीले का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता गया और जल्द ही उनके पास इतनी ताकत आ गई कि उन्हें ग्रेक्लाउड टाउन का सबसे शक्तिशाली कबीला कहा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर वर्मा कबीला गंभीर संकट में फंस गया और उन्हें सामाजिक रूप से किनारे कर दिया गया। इसका एक कारण जहां उनकी अर्थव्यवस्था का ठहराव था, वहीं दूसरा और कहीं ज्यादा गंभीर कारण था उनके आत्मविश्वास और मनोबल को लगा जबरदस्त झटका। वीरेंद्र सेन का बेटा सच में अविश्वसनीय निकला। यह अब ग्रेक्लाउड टाउन में आम राय बन चुकी थी। शायद ही किसी को याद रहा हो कि सिर्फ 2 महीने पहले यही अच्छा बेटा सार्वजनिक रूप से निकम्मा माना जाता था और उसका मजाक उड़ाया जाता था। शहर के छोटे मोटे कबीले अब लगातार सेन कबीले से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ तो रिश्तेदारी जोड़ने तक को तैयार थे। उनका उद्देश्य साफ था, पहले जिसे कचरा कहा जाता था और जो अब एक प्रतिभाशाली कल्टिवेटर अथर्व सेन बन चुका था, उसी से संबंध बनाना। बेशक भाटिया कबीला अब पूरे टाउन में मजाक का पात्र बन चुका था, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने इस संभावनाशील दामाद अथर्व सेन को खुद अपनाया था, लेकिन फिर अपने वादे से मुकरकर उसे ठुकरा दिया। अब बहुत लोग सोच रहे थे नंदिनी भाटिया कैसा महसूस कर रही होगी। तलवार मलिक के विदा होते ही स्टोन वुल्फ संप्रदाय से एक और व्यक्ति ग्रेक्लाउड टाउन पहुंचा। उसका नाम था महेंद्र लांघा। वह अपने साथ एक कानून प्रवर्तन दल लेकर आया था जो हर कबीले से सख्ती से पूछताछ कर रहा था। स्पष्ट था कि वे किसी को खोज रहे थे। जब अथर्व सेन को इसकी खबर लगी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये लोग महेश तिवारी की वजह से आए हैं? बहुत जल्द महेंद्र लांघा और उसका दल सेन कबीले के द्वार पर पहुंच गया। स्टोन वुल्फ संप्रदाय इस क्षेत्र में कम से कम 1000 मील के दायरे में अधिपति माना जाता था। महेंद्र लांघा स्टोन वुल्फ संप्रदाय की ओर से यहाँ आया था, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन था, सभी को उसे पर्याप्त सम्मान देना ही पड़ता। इसी कारण सेन कबीले के सभी उच्च स्तरीय सदस्य उस विशेष दूत के स्वागत के लिए मुख्य सभागार में एकत्र हुए थे। अथर्व सेन थोड़ा देर से पहुंचा और जब वह झरना लियू के साथ मुख्य हॉल में दाखिल हुआ तो वहां पहले ही खचाखच भीड़ जमा हो चुकी थी। जैसे ही वहां तैनात नौकर ने झुककर उसका अभिवादन करना चाहा, उसने हल्के से सिर हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। वहां मौजूद लोगों में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जो सेन कबीले का सदस्य नहीं था। वह था एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटा नौजवान। वह लगभग 23 या 24 साल का लग रहा था। उसका चेहरा सामान्य, कुछ खास आकर्षक नहीं था, लेकिन उसके पूरे अस्तित्व से एक बेहद शक्तिशाली आभा निकल रही थी, ऐसा आत्मविश्वास जो उसकी उम्र से कहीं अधिक बड़ा प्रतीत होता था। केवल एक चीज़ जो उसे असहज बना रही थी, वो थी उसके चेहरे पर जमी हुई एक बनावटी मुस्कान, इतनी कृत्रिम कि देखने वालों को सहज ही उससे घृणा हो जाए। मुख्य हॉल के बाहर काले कपड़े पहने लोगों की एक पूरी पंक्ति खड़ी थी। वे सभी एलिमेंट गैदरिंग टियर के कल्टिवेटर थे, लेकिन उनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। ज्यादातर या तो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में थे। उनमें से कोई भी फोर्थ स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था। चौथे और सातवें चरण को पार करना हमेशा कठिन ही रहता है। तो यह सफ़ेद कपड़ों वाला युवक ही महेंद्र लांघा होगा, अथर्व सेन ने सोचा और फिर से उस दिशा में देखा। उसका कल्टिवेशन स्तर उसके साथियों से कहीं अधिक था। वह एलिमेंट गैदरिंग टियर का 6th स्टेज का कल्टिवेटर था। इस क्षेत्र में इतनी कम उम्र के साथ ऐसा स्तर प्राप्त करना उसे सच्चा प्रतिभाशाली बनाता था। नंदिनी भाटिया, राघव वर्मा और वे सभी तथाकथित प्रतिभाएं इस व्यक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं थे। सेन कबीले के मुखिया महेंद्र लांघा ने पूछा, क्या पिछले 1 महीने में आपके कबीले का कोई सदस्य बेलिस माउंटेन के आसपास के क्षेत्र में गया है? वीरेंद्र सेन का दिल एक पल को जोर से धड़क गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अथर्व सेन हाल ही में बेलिस माउंटेन की यात्रा से लौटा है, लेकिन अब जब महेंद्र लांघा ने सीधे उस स्थान का नाम लिया तो वह सतर्क हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि इतने वर्षों से मुखिया के पद पर रहने के कारण वह एक समझदार और चतुर व्यक्ति था। उसकी अभिव्यक्ति जरा भी नहीं बदली और उसने शांत स्वर में कहा, जहां तक मुझे जानकारी है, मेरे कबीले का कोई भी सदस्य बेलिस माउंटेन के आसपास नहीं गया। शुक्र है कि अथर्व सेन बेहद गुप्त तरीके से वापस लौट आया था। सेन कबीले के बाकी सदस्यों को बस इतना पता था कि वह करीब 1 महीने तक गायब था, लेकिन असल में वह कहाँ गया था इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ऐसा है क्या? महेंद्र लांघा ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर चुप हो गया। वो बस आंखें मूंद कर बैठा रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। वीरेंद्र सेन स्थिति को भली भांति समझ रहे थे और उन्होंने तुरंत किसी को इशारा किया कि एक लकड़ी का बॉक्स पेश किया जाए। फिर बोले, युवा मास्टर, महेंद्र की यात्रा काफ़ी कठिन रही होगी।
कृपया सेन कबीले की तरफ से यह ईमानदारी भरा छोटा सा तोहफा स्वीकार करें, युवा मास्टर महेंद्र। महेंद्र लांघा ने आखिरकार आंखें खोलीं और लकड़ी का बक्सा ले लिया। उसने कोई औपचारिकता नहीं निभाई, बल्कि वहीं पर तुरंत उसे खोल लिया। अंदर कुछ मोटे कागज के टुकड़े थे, लेकिन जैसे ही महेंद्र ने उन्हें उलट पलट कर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये कागज के टुकड़े दरअसल सिक्कों के नोट थे। हर एक टुकड़े की कीमत 500 सिक्कों की थी और कुल 4 टुकड़े थे, मतलब पूरे 2000 सिक्के। ये वाकई में एक बड़ी रकम थी। वो यहाँ एक मिशन पर आया था, लेकिन उसका इरादा पहले से ही कुछ मौद्रिक उपहार लेने का था। जब वह स्टोन वुल्फ संप्रदाय से एक कानून प्रवर्तन दल के साथ आया था, तो भला कौन उससे डर नहीं जाता और उसका सम्मान नहीं करता। आखिर अब वह स्टोन वुल्फ संप्रदाय का प्रतिनिधि माना जाता था। वह पहले ही ग्रे क्लाउड टाउन के सभी छोटे कबीलों का दौरा कर चुका था और सेन तथा वर्मा कबीलों को जानबूझकर आखिर में छोड़ा था। जैसा कि उम्मीद थी, बड़े कबीले हमेशा उदार होते हैं, खासकर जब बात उपहारों की हो। अब जब उसे लाभ मिल ही चुका था, तो जाहिर है कि उसका मूड बेहद अच्छा था। वह अचानक खड़ा हुआ और बोला, मैं हमारे साथ में एल्डर के अधीन काम कर रहा हूं और इस समय एक हत्यारे को पकड़ने की कोशिश में हूं। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो पिछले महीने बेलेस माउंटेन के आसपास की सीमा में दाखिल हुआ हो, मुखिया वीरेंद्र सेन, तो कृपया मुझे सूचित करें। मैं कुछ दिनों तक इस शहर में ही रहूंगा। निश्चित रूप से, वीरेंद्र सेन ने जवाब दिया। वो भी खड़े हो गए और बोले, मैं आपको विदा करता हूं, युवा मास्टर महेंद्र। महेंद्र लांघा ने संतोषजनक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, खुद को एक शाही दूत की तरह प्रस्तुत करते हुए दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे और भारी कदमों से बाहर निकलने लगा। युवा मास्टर महेंद्र। और ठीक उसी समय किसी ने पुकारा। ये धर्मपाल सेन थे। महेंद्र लांघा ने भौहें तरेरी और पीछे मुड़कर पूछा, क्या बात है? मुझे अचानक याद आया कि सेन कबीले का एक सदस्य करीब 1 महीने के लिए गायब हो गया था। शायद वह बेलेस माउंटेन चला गया था, धर्मपाल सेन ने कहा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। ओह, ये कौन था? महेंद्र लांघा ने पूछा। इसका नाम अथर्व सेन है। वह हमारे सेन कबीले के मुखिया का बेटा है। धर्मपाल सेन तो महेंद्र लांघा के इस सवाल का इंतजार ही कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत जवाब दे दिया। ऐसे शब्द सुनते ही सेन कबीले के सभी सदस्य मन ही मन धर्मपाल सेन को कोसने लगे। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि अथर्व सेन अब सेन कबीले की आशा की किरण बन चुका था और भविष्य में एक मजबूत सहारा बनने वाला था, भले ही वह पहले कचरा ही क्यों न रहा हो। जब तक उसके नाम के आगे सेन जुड़ा है, आप किसी बाहरी आदमी को अपने ही कबीले के किसी सदस्य को चोट पहुंचाने में मदद नहीं कर सकते। और ये आदमी ऐसे स्वभाव के साथ कबीले का अगला मुखिया बनना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो सेन कबीले का भविष्य सच में अंधकार में होगा। वीरेंद्र सेन के दिल में स्वाभाविक रूप से गुस्सा था और उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने समय रहते कबीले की सफाई नहीं की। बस इस वजह से कि सब सेन उपनाम साझा करते हैं, वह निर्दयी नहीं बन सका, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि धर्मपाल सेन खुद इतना नीच निकलेगा। महेंद्र लांघा ने वीरेंद्र सेन की तरफ देखा और पूछा, सेन कबीले के मुखिया, क्या ये बात सही है? वीरेंद्र सेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा करीब 1 महीने पहले एक ट्रेनिंग यात्रा पर गया था, लेकिन वह बेलेस माउंटेन नहीं गया था। ओह, तो फिर वह गया कहाँ था? महेंद्र लांघा ने आंखें सनकरी करते हुए पूछा। 7 पवन पर्वत। अथर्व सेन सामने आया और बोला, तो तुम ही हो अथर्व सेन? महेंद्र लांघा ने उसकी ओर नजर घुमाई। मैं ही हूँ, अथर्व ने सिर हिलाया। महेंद्र लांघा ने उसे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी जो वहां मौजूद सभी लोगों को एक अजीब सिहरन में डाल रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हा 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 हा, वह अचानक हंसा और अथर्व के कंधे पर हाथ फेरते हुए बोला, इतना घबराओ मत, हम यहाँ बस थोड़ा पूछने आए हैं। मुझे अभी वर्मा कबीले के निवास पर भी जाना है, लेकिन मैं फिर मिलने आऊँगा। मुझे लगता है हमारे बीच बात करने के कई सामान्य मुद्दे होंगे। ये युवक सच में बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। अथर्व सेन ने मंद मंद मुस्कराते हुए जवाब दिया, आशा है फिर आपसे मुलाकात होगी। सेन कबीले के मुखिया, आपको मुझे विदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, महेंद्र लांघा ने हाथ हिलाते हुए कहा और अपने काले वस्त्रधारी साथियों के साथ वहां से चला गया। जब उसकी आकृति आंखों से ओझल हो गई, तब जाकर सभा हॉल में मौजूद सभी लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। किसी तरह अनजाने में ही उनके शरीर ठंडे पसीने से भीग चुके थे। यह इस बात का साफ संकेत था कि उस युवक की उपस्थिति ने उन पर कितना गहरा दबाव बना दिया था। जहरीला सांप। हाँ, जहरीला सांप ही तो था वह। ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी ही हर किसी को तनाव और डर के जाल में बांध देती है। उसके साथ एक ही स्थान पर खड़े रहना जैसे मौत के साए के नीचे खड़े रहने जैसा था। सांसें थम जाएं, दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और शरीर पसीने से भीग जाए। अध्याय 42 योजनाएं। सेन कबीले के निवास से बाहर निकलने के बाद महेंद्र लांघा ने खुद से एक ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वही सुन सकता था, वो कमबख्त। एलिमेंट गैदरिंग टिया में है और अभी तो उसकी उम्र केवल 16 साल की है। एक छोटा सा ग्रे क्लाउड टाउन।
और वहाँ वाकई में एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जो 20 साल से कम उम्र में एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुँच गया। या तो उसने कोई दिव्य फल खा लिया है, या फिर उसे कोई प्राचीन खजाना मिल गया है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चारों ओर पूछताछ करनी होगी। किसी व्यक्ति के बारे में सबसे जल्दी और गहराई से जानकारी कोई देता है तो वो होता है उसका शत्रु, क्योंकि अक्सर शत्रु हमें खुद से भी ज़्यादा अच्छी तरह जानता है। महेंद्र लांघा अपने लोगों को लेकर वर्मा कबीले के निवास पहुंचा। लगभग आधे घंटे बाद उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में स्पष्ट उत्साह। 2 महीने पहले तक वो कमीना तो सभी की नज़रों में एक कचरा था, लेकिन फिर अचानक जैसे किसी ने चिंगारी दे दी हो, वो भड़क उठा। सेन कबीले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो पहले से ही लो प्रोफाइल रहता था, लेकिन भले ही वह जितना भी शांत क्यों न रहा हो, ये तो हद हो गई कि उसकी मंगेतर ने उससे सगाई तोड़ दी। हम ग्रे क्लाउड टाउन के लोग सच्चाई देख नहीं पाए क्योंकि वे बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। वो कमीना जरूर किसी परम खजाने तक पहुंच गया है, तभी तो उसकी कल्टिवेशन इस तरह से उछली है। वरना 5 तत्वों की अव्यवस्थित आत्मा वाला एक तथाकथित कचरा अचानक 2 महीनों में एलिमेंट गैदरिंग टियर तक कैसे पहुंच सकता है? और ये तो तब है जब उसने 9वें एल्डर तक को धोखा दे दिया। अगर ऐसा कचरा भी 2 महीने में बॉडी रिफाइनिंग टियर की सेकेंड स्टेज से एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच सकता है, तो अगर मैं उसका सही इस्तेमाल कर सका तो। महेंद्र लांघा की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं और उनका चेहरा हल्की उत्तेजना से चमक रहा था। स्टोन वुल्फ संप्रदाय की इस पीढ़ी में वह खुद एक प्रतिभाशाली शिष्य माने जाते थे। साथ ही वे 7वें एल्डर के निजी शिष्य भी थे और शक्ति के स्तर पर संप्रदाय के शीर्ष 3 शिष्यों में उनका नाम आता था। संप्रदाय के तमाम बुजुर्गों की नज़रें उनसे उम्मीदों से भरी हुई थीं। उन्हें विश्वास था कि महेंद्र गशिंग स्प्रिंग टियर तक पहुंचने वाले अगले शिष्य हो सकते हैं। अगर वह सामान्य गति से प्रगति करता तो ये कम से कम 20 वर्ष बाद ही संभव होता। एक बार जब मैं उस खजाने पर अपना हाथ रख लूंगा तो 3 साल के भीतर, नहीं शायद 1 साल के भीतर, मैं गशिंग स्प्रिंग टियर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। आखिरकार मेरे पास एक मध्यम स्तर का स्पिरिट बेस है। मेरी प्राकृतिक प्रतिभा उस कचरे को न जाने कितनी बार मात देती है। हालांकि सेन कबीले की शक्ति भी कमज़ोर नहीं है। मैं आवेग में आकर काम नहीं कर सकता। अन्यथा अगर सेन कबीले को हताशा में कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे खजाने को मुझे सौंपने के बजाय उसे नष्ट करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। उस स्थिति में मैं उस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ बहुत ज़्यादा शोर मचाऊंगा तो इससे संप्रदाय के ताकतवर सदस्यों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। फिर मेरे लिए वह खजाना पाने का कोई मौका नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उस बदमाश का 9वें एल्डर के साथ किसी तरह का रिश्ता है। हालांकि 9वें एल्डर और मास्टर की स्थिति के बीच एक बड़ा अंतर है। अगर वह बाहर निकलता है तो भी मैं खुले तौर पर उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। इसलिए इस मामले को सूक्ष्मता से किया जाना चाहिए। ... ये सही है, मेरे एक छोटे जहर के सरदार नवीन राज के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। ये व्यक्ति जहर के इस्तेमाल में माहिर है और इसका उपनाम छायाहीन जहरीले हाथ है। अगर मैं उसे अपना हाथ देने के लिए मजबूर करूं तो मैं निश्चित रूप से अथर्व सेन को आसानी से हरा पाऊंगा। जब मैं उसे उसके पास मौजूद गुप्त खजाने को सौंपने के लिए मजबूर करूंगा तो मैं नवीन राज को मरवा दूंगा और लोगों के सामने घोषणा करूंगा कि वह महेश तिवारी का हत्यारा है। जहां तक सेन कबीले के अन्य सदस्यों की बात है, मैं किसी भी संभावित सूचना लीक से बचने के लिए उन सभी को मार डालूंगा। मैं तुरंत ही किसी को लिटिल पॉइजन लॉर्ड के पास पत्र भेजने को कहूंगा। मैं खुद यहीं रुकूंगा और उस हरामजादे से दोस्ती का नाटक करूंगा, साथ ही उस गुप्त खजाने के स्रोत की जानकारी भी उगलवाने की कोशिश करूंगा। 1 महीने से भी कम वक्त में वो खजाना मेरा होगा। महेंद्र लांघा के ग्रे क्लाउड टाउन पहुंचने के बाद वह इधर उधर टहलता रहा। हर कुछ दिनों में वह सेन कबीले के निवास पर पहुंचता, वहां जमकर शराब पीता और अथर्व सेन से यूं बात करता मानो पहली नज़र में ही उसे उससे कोई विशेष लगाव हो गया हो। लेकिन असल में वह आदमी बेहद लालची था और छोटे कबीलों से प्रसाद लेने के बहाने ढूंढता रहता था। स्टोन वुल्फ संप्रदाय की ताकत और अपने साथ लाई गई कानून प्रवर्तन टीम के दम पर वह हर बार अपना उल्लू सीधा कर ही लेता। उसे आए अब लगभग 1 महीना हो चुका था और ग्रे क्लाउड टाउन के हर कबीले में उसके खिलाफ नाराज़गी और घृणा साफ दिखाई देने लगी थी। सब बस यही चाहते थे कि किसी तरह इस खून चूसने वाले को शहर से बाहर फेंका जाए। लेकिन अथर्व सेन ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह हर दिन कठिन साधना में जुटा रहता क्योंकि उसका लक्ष्य था जल्द से जल्द एलिमेंट गैदरिंग टियर के फर्स्ट स्टेज की चरम सीमा तक पहुंचना, ताकि वह पृथ्वी ड्रैगन घास की तलाश में 7 पवन पर्वत में जा सके और सुरक्षित लौट भी सके। इस 1 महीने की कड़ी मेहनत में वह इस स्टेज की चरम सीमा तक पहुंच चुका था। उसके पंचतत्वीय शक्ति नाभिक एनर्जी कॉज अब लगभग अपने अंतिम रूप को प्राप्त कर चुके थे। अब उसमें जरा भी गति बढ़ाने की कोशिश करने पर वह तुरंत खून उगलने लगता। फिर भी
ये घूर्णन गति उसके पिछले जीवन की तुलना में काफ़ी अधिक थी क्योंकि पांचों नाभिक अब पूर्ण संतुलन में थे और यही कारण था कि उसकी क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी थी। इस दौरान अथर्वसेन ने कई अलग अलग प्रकार की कीमिया गोलियां भी तैयार की थीं, जिनमें कुछ मध्यम स्तर की रिटर्न ओरिजिन गोलियां और कुछ मारक गोलियां भी शामिल थीं। ये सब रेड स्केल ड्रैगन स्नैक से निपटने की तैयारी का हिस्सा था। इन गोलियों की सामग्री उन्हें स्वर्गीय औषधि कक्ष हेवनली मेडिसिन पवेलियन से मिली थी। बदले में उन्होंने कुछ तैयार गोलियां भुगतान स्वरूप दी, जिससे रमन मेहरा अत्यधिक उत्साहित हो गया क्योंकि ये गोलियां एक ग्रैंड मास्टर द्वारा बनाई गई थीं और इनका शोध मूल्य बहुत ऊंचा था। अथर्वसेन ने मन में सोचा, इस समय मेरा शक्ति स्तर एलिमेंट गैदरिंग टियर के 5th स्टेज के एक सामान्य कल्टिवेटर जितना है और उसके चेहरे पर आत्मसंतोष की एक झलक उभर आई। अमर ग्रेट स्पिरिट बेस, आखिर अमर ग्रेट स्पिरिट बेस ही होता है। उसकी कल्टिवेशन फाउंडेशन इतनी मजबूत थी कि समान स्तर के विरोधियों से भिड़ते समय उसे स्पष्ट लाभ मिलता था। हार की संभावना लगभग न के बराबर थी। एक स्टेज को पूरी तरह से कल्टिवेट करने में 1 महीना लगना, ये मेरी उम्मीद से थोड़ा धीमा है, लेकिन फिर भी झरना से तो तेज ही है। हाँ, बॉडी रिफाइनिंग टियर से तुलना करें तो एलिमेंट गैदरिंग टियर में स्पिरिट बेस का लाभ थोड़ा कम हो जाता है, उसने विचार किया। अगर मैं कीमिया की गोलियां ले लूं तो शायद रफ्तार थोड़ी और बढ़े, उसने खुद से कहा। हालांकि ग्रे क्लाउड टाउन बहुत छोटा था और ऐसी गोलियां जो एलिमेंट गैदरिंग टियर के कल्टिवेटर्स की साधना में सहायता कर सके वहां मुश्किल से मिलती थीं। यहां तक कि उनके लिए आवश्यक सामग्री भी बड़ी दुर्लभ थी। तभी को दरवाजे पर दस्तक हुई। झरना लियू भीतर आए और बोली, महेंद्र लांघा फिर से आया है। अथर्वसेन ने हल्की हंसी के साथ कहा, उसे लगता होगा कि मुझे कोई गुप्त खजाना मिल गया है, तभी मेरी कल्टिवेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। उसने कई बार मुझसे कोई जानकारी निकालने की कोशिश की है, चाहो तो मैं उसे भगा दूं। झरना लियू ने पूछा। वो एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज के करीब थी और एक कल्टिवेटर जो केवल 4th स्टेज में हो, उससे निपटना उसके लिए उतना ही आसान था जितना अपनी उंगली मोड़ना। जरूरत नहीं, अथर्वसेन ने सिर हिलाते हुए कहा। अब लगता है उसका धैर्य खत्म होने वाला है। वक्त आ गया है जब वह अपने पत्ते मेज पर रखे। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। महेंद्र लांघा एलिमेंट गैदरिंग टियर के 4th स्टेज का चरम कल्टिवेटर था और यह उसके लिए अपनी नई युद्ध शक्ति की परीक्षा लेने का बेहतरीन मौका था। अथर्वसेन झरना लियू को साथ लेकर मुख्य सभा कक्ष की ओर बढ़ चला। वीरेंद्र सेन पहले से ही वहां विराजमान थे। धर्मपाल सेन और उसका पोता भी मौजूद थे, हालांकि वे एक कोने में खड़े थे और उनके चेहरों पर एक बनावटी मुस्कान फैली हुई थी। कौन जानता था कि उनके मन में किस प्रकार के जहरीले विचार उमड़ रहे थे। अब समय आ गया है कि धर्मपाल सेन और उसके पूरे समूह को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, अथर्वसेन ने मन ही मन सोचा। हालांकि महेंद्र लांघा के अलावा वहां एक और युवक था जो सिर से पैर तक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल एक जीवित लाश जैसी लग रही थी, न कोई भाव न कोई हरकत। भाई अथर्व, कई दिनों से आपसे भेंट नहीं हुई, कैसे हैं आप? महेंद्र लांघा मुस्कराता हुआ खड़ा हुआ। उसकी आंखें झरना लियू की खूबसूरत सुडौल देहयष्टि पर घूम रही थीं और उसके चेहरे से वासना की गर्मी साफ झलक रही थी। ऐसी विलक्षण सुंदरता देखकर उसकी धड़कनें तक थम गई थीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि जैसे ही वह अथर्वसेन को मार गिराएगा और उसके पास मौजूद गुप्त खजाना हड़प लेगा, वह इस अनुपम नारी को भी अपने अधिकार में ले लेगा। अथर्वसेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ। इधर वीरेंद्र सेन ने नौकर को चाय परोसने का आदेश दिया और उधर महेंद्र लांघा ने उत्साहपूर्वक अथर्वसेन को पत्थर भेड़िया संप्रदाय स्टोन वुल्फ सेक्ट में आमंत्रित किया। जैसे ही अथर्वसेन ने चाय का प्याला उठाया और उसका ढक्कन हटाया, उसके चेहरे का भाव अचानक गंभीर हो गया। प्याले में जहर था। वह एक कीमियागर था और कीमियागर अक्सर विषों की प्रकृति से भलीभांति परिचित होते हैं क्योंकि कई बार औषध निर्माण में विषैले तत्वों का उपयोग करना पड़ता है। जहर से जहर का उपचार। पापा, उसने अपनी हथेली घुमाई और अपनी मूल ऊर्जा से एक हल्का कंपन उत्पन्न किया, जिससे वीरेंद्र सेन के होठों तक पहुंचा प्याला तुरंत टूट गया और चाय चारों ओर बिखर गई। अथर्व, वीरेंद्र सेन हतप्रभ रह गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि उनका बेटा ये क्या कर रहा है। इस चाय में जहर था, अथर्वसेन ने दृढ़ता से कहा। क्या? वीरेंद्र सेन की आंखों में अचानक गंभीरता उभर आई। उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने बेटे पर संदेह करने की नहीं थी। उसने तुरंत अपनी दृष्टि धर्मपाल सेन और उसके पोते की ओर घुमा दी। वहां उपस्थित लोगों में से वही एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास न केवल जहर मिलाने का कारण था बल्कि ऐसा करने की क्षमता भी। अध्याय 43 जहर। तुरंत ही धर्मपाल सेन ऐसे उछला जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। वीरेंद्र सेन की ओर उंगली उठाते हुए वह चिल्लाया, वीरेंद्र सेन, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझ पर जहर देने का आरोप लगा रहे हो? वह अपने डर को छिपा नहीं सका क्योंकि वहां पत्थर भेड़िया संप्रदाय स्टोन वुल्फ सेक्ट के सम्मानित अतिथि उपस्थित थे। अगर उनके शिष्यों को जहर देने की कोशिश साबित हो जाती तो वह कितना भयानक अपराध होता।
ऐसा अपराध उसे 100 बार मरने के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी, उसने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया था। उस वृद्ध ने अपने जीवन में कई साजिशें रची थीं और गंदे काम भी किए थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा था। क्रोध से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वीरेंद्र सेन अच्छी तरह जानता था कि उसने खुद जहर नहीं मिलाया था और महेंद्र लांघा के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। ऐसे में सबसे बड़ा संदिग्ध केवल धर्मपाल सेन ही हो सकता था। उसने गंभीर स्वर में कहा, धर्मपाल सेन, सिर्फ इसलिए कि हम एक ही सेन वंश से हैं, मैं अब तक तुम्हारी हरकतें सहता रहा। लेकिन इस बार तुम हद से गुजर गए हो। अगर महेंद्र लांघा को यहाँ कुछ हो जाता तो कबीले के मुखिया होने के नाते वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाता। मैंने ऐसा नहीं किया, धर्मपाल सेन ने जोर देकर कहा। तुमने नहीं किया। वीरेंद्र सेन के चेहरे पर अचरज की रेखा खींच गई, वहीं धर्मपाल सेन के चेहरे पर अविश्वास छलक पड़ा। उसे यह कतई उम्मीद नहीं थी कि अथर्व सेन उसकी तरफदारी करेगा। लेकिन अथर्व सेन मुस्कुराया और बोला, ये दोनों मूर्ख इतना जहरीला मिश्रण बना ही नहीं सकते। क्या? धर्मपाल सेन और उसका पोता आदित्य सेन एकदम सुलग उठे। उन पर शक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वे अयोग्य थे और उनके पास इतना जहर बनाने की क्षमता ही नहीं थी। लेकिन जब इस बात की तुलना की गई कि यदि पत्थर भेड़िया संप्रदाय के शिष्य को जहर देने का दोष लग गया तो उन्हें जो सजा मिलती, उसकी कल्पना करके उन्होंने तुरंत चुप रह जाना ही बेहतर समझा। तो फिर अपराधी कौन है? वीरेंद्र सेन के चेहरे पर गहरी हैरानी छा गई। अथर्व सेन ने धीरे से महेंद्र लांघा की ओर देखा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और बोला, भाई महेंद्र, क्या आप खुद से कोई सफाई देना चाहेंगे? क्या सफाई? महेंद्र लांघा पूरी तरह से उलझन में था। उसका चेहरा सच में कुछ न समझ पाने जैसा लग रहा था। वीरेंद्र सेन के चेहरे पर अब धीरे धीरे गुस्से की लकीरें उभरने लगीं। क्या अथर्व सेन ये कह रहा था कि जहर महेंद्र लांघा ने ही मिलाया था? लेकिन सवाल ये था कि उसे मौका कब मिला। चाय का पानी उनके अपने कुएं से आया था, पत्तियां सेन कबीले की थीं और चाय बनाने वाला भी उनके कबीले का ही सेवक था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति यह सुने कि लिंग कबीले ने अपने ही अतिथि पर इस तरह का शक किया तो वे हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। किसी पर इस तरह का अन्याय करना निंदनीय था। लेकिन ये शब्द उसके बेटे अथर्व सेन के मुंह से निकले थे और इसीलिए वीरेंद्र सेन ने उस पर पूरी तरह से विश्वास किया। यह विश्वास था एक पिता का अपने बेटे पर। क्या आपने नहीं रखा था भाई महेंद्र वो जहर? अथर्व सेन ने सीधी नजरों से पूछा। धड़ाम! महेंद्र लांघा ने अचानक गुस्से से हाथ मेज पर पटका और खड़े होकर बोला, अथर्व सेन, मैंने तुम्हें दोस्त माना था, लेकिन तुम मुझे इस तरह बदनाम कर रहे हो। तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने तुम्हारी चाय में जहर मिलाया? कैसे? ये पानी, ये पत्तियां, यहाँ तक कि जो चाय बना रहा था, सब कुछ तुम्हारे ही कबीले का था। मैं जहर कैसे मिला सकता था? इसी बीच धर्मपाल सेन मौका भांपते ही उबल पड़ा। अथर्व सेन, तुमने वास्तव में पत्थर भेड़िया संप्रदाय के एक शिष्य पर इल्जाम लगाने की जुर्रत की है, ये अपराध क्षम्य नहीं है। महेंद्र लांघा ने अब धर्मपाल सेन की ओर देखा और चिल्लाया, प्रधान सेवक धर्मपाल, मुझे पूरा शक है कि ये बाप बेटे की जोड़ी ही हमारे संप्रदाय के साथी शिष्य हैंग जान की हत्या के पीछे है। क्या आप मेरी मदद करेंगे इन्हें गिरफ्तार करने में? धर्मपाल सेन तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, युवा स्वामी महेंद्र की आज्ञा से आंखों पर, मैं पत्थर भेड़िया संप्रदाय की सेवा के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, तुम वीरेंद्र सेन को काबू में रखो जबकि मैं इस हरामी से निपटूंगा। महेंद्र लांघा ने काले कपड़े पहने युवक की ओर एक गहरी, अर्थपूर्ण नजर डालते हुए कहा। काले कपड़े पहने उस युवक ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपनी आस्तीन में हाथ डालकर जैद की एक बोतल निकाली। उसने अचानक उस बोतल को जमीन पर दे मारा और पू की आवाज के साथ एक काला धुआं तेजी से चारों ओर फैल गया। पलक झपकते ही वह पूरे मुख्य हॉल के हर कोने में समा गया। जहरीली गैस! किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सभी ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली ताकि गैस शरीर में न घुस पाए। साफ था कि ये कोई आम चीज नहीं थी। हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में इतने सतर्क हो सकते हो। महेंद्र लांघा ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, हाँ, यह मैं ही था जिसने तुम्हारे कुएं के पानी में जहर मिलाया था। लेकिन मुझे लगा था कि तुम लापरवाह रहोगे। शुक्र है, मैंने पहले से ही प्लान भी तैयार कर लिया था। अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये है मेरा अच्छा दोस्त नवीन राज, जिसे सब लिटिल पॉइजन लॉर्ड कहते हैं। ये है ओरिजिन शैटरिंग पाउडर। जैसे ही ये अंदर गया, ये तुम्हारी एनर्जी को जड़ कर देगा। तुम पूरी तरह शक्तिहीन हो जाओगे, खड़े रहने की ताकत भी नहीं बचेगी। वीरेंद्र सेन के भीतर स्वाभाविक रूप से जबरदस्त क्रोध उभरा, लेकिन वो उस गुस्से को जोर से नहीं निकाल सका क्योंकि जैसे ही वो मुंह खोलता, जहर अंदर चला जाता और उसका अंत निश्चित था। सबसे बुरा तो ये था कि धर्मपाल सेन अब भी उस पर हमला करता जा रहा था, मानो उसे वहां से निकलने ही नहीं देना चाहता था। मुखिया बनने की चाह ने इस बूढ़े को अंधा बना दिया था। सत्ता का लालच उसके सारे तर्क हर चुका था। क्या उसे सच में लगता था कि अगर वह वीरेंद्र सेन से छुटकारा पा लेगा तो सेन कबीले का मुखिया बन जाएगा?
लेकिन जैसा कि महेंद्र लांघा ने दिखा दिया था कि वह कितना निर्दयी हो सकता है, क्या वह सेन कबीले के किसी भी सदस्य को जीवित छोड़ने वाला था? बूढ़ा मूर्ख! अथर्व सेन ने अपनी आस्तीन से गोली की एक बोतल निकाली। उसने उसमें से एक औषधीय गोली निकाली और खुद निगल ली, फिर दूसरी गोली निकालकर झरना लियू की ओर फेंकी। फिर उसने एक और गोली निकाली और वीरेंद्र सेन से कहा, पिताजी, इस गोली में जहर को निष्क्रिय करने की शक्ति है। ये ओरिजिन शैटरिंग पाउडर के जहरीले असर को आसानी से बेअसर कर सकती है। झरना लियू ने स्वाभाविक रूप से तुरंत वह गोली निगल ली जो उसे मिली थी। वीरेंद्र सेन ने धर्मपाल सेन की ओर एक जोरदार हथेली से वार किया और फिर लड़ाई से खुद को अलग कर तेजी से पीछे हट गया। महेंद्र लांघा ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसके अनुसार अथर्व सेन की दी गई दवाई का कोई असर नहीं होना था, क्योंकि हर ताले की अपनी चाबी होती है और हर एंटीडोट सिर्फ किसी एक जहर के लिए काम करता है। यह मान लेना मूर्खता था कि अथर्व के पास संयोग से ऐसा एंटीडोट मौजूद था जो ओरिजिन शैटरिंग पाउडर जैसे घातक जहर के लिए भी असरदार हो। हा, तो ठीक है, महेंद्र लांघा मन ही मन सोच रहा था। अगर वे यही मान लें कि ये गोली असरदार है तो वे निश्चिंत होकर मुंह खोलेंगे और सांस लेंगे। उस वक्त ये जहरीला गैस उनके अंदर चला जाएगा और फिर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। वीरेंद्र सेन ने भी गोली एक ही घूंट में निगल ली। उसे अपने बेटे पर पूरा विश्वास था, बिना किसी शक के। गोली निगलने के बाद उसने तुरंत सांस लेना शुरू किया, क्योंकि अगर वह सांस रोके रहता तो ज़्यादा देर लड़ाई नहीं कर सकता था। काले कपड़े पहने नवीन राज ने एक व्यंग्य से भरी मुस्कान दिखाई। वह खुद को आधा कीमियागर मानता था, लेकिन वह औषधि नहीं बनाता था, उसका असली ज्ञान जहर में था। उसने सैकड़ों जहरों को मिलाकर उनका कृत्रिम संयोजन तैयार किया था, ऐसा संयोजन जो मारने में दक्ष था। ओरिजिन शैटरिंग पाउडर बाजार में मिलने वाले सस्ते जहरों जैसा नहीं था। उसमें कई अतिरिक्त जहर भी मिलाए गए थे। इसका असर सिर्फ ओरिजिन पावर को जड़ करना नहीं था, ये शरीर की ताकत को भी खत्म करता था, और सबसे खतरनाक बात, यह आंतरिक अंगों को भी सड़ा सकता था। यही वजह थी कि लोग उसे लिटिल पॉइजन लॉर्ड, छोटा जहर भगवान कहते थे। अगर ये जहर इतना खतरनाक नहीं होता तो वो इस नाम का हकदार भी नहीं होता। जब तक कि उस जहर का एंटीडोट उसने खुद ना बनाया हो, उसके जहर का कोई इलाज नहीं था। महेंद्र लांघा ने भी किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की। आखिरकार वीरेंद्र सेन अभी भी एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9वीं स्टेज के चरम स्तर पर था और उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत उच्च थी। उसके साथ सीधे भिड़ना नासमझी होती। थोड़ा और इंतजार करो, महेंद्र सोच रहा था। जहर अपना असर दिखाएगा और बिना लड़ाई के ही यह आदमी जमीन पर गिर पड़ेगा। जैसा कि कहावत है, कोने में फंसा कुत्ता दीवार फांद सकता है। महेंद्र लांघा का वीरेंद्र सेन के साथ जीवन मरण के संघर्ष में उतरने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इस बीच वीरेंद्र सेन की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। अब क्या किया जाए? महेंद्र लांघा जैसा पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता था, लेकिन क्या सेन कबीला इतना बड़ा जोखिम उठा सकता था? स्टोन वुल्फ संप्रदाय के एक शिष्य की हत्या करना, वो भी एक ऐसा शिष्य जो इस समय शाही दूत की भूमिका निभा रहा था। ये एक बहुत बड़ा अपराध था जो सेन कबीले के पूर्ण विनाश का कारण बन सकता था। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई चॉपिंग बोर्ड पर रखी मछली नहीं हैं जो बस दूसरों द्वारा काटे जाने का इंतजार करें। अथर्व सेन पूरी तरह निर्णायक था। उसके मन में वीरेंद्र सेन जैसी कोई झिझक नहीं थी। इसके अलावा अथर्व को इस बात की भी जानकारी थी कि उसके पास कितने ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं। तलवार मलिक, रमन मेहरा और इंपीरियल सिटी का लियू कबीला, जो झरना लियू के पीछे था। वीरेंद्र सेन ने तुरंत अपना निर्णय ले लिया। वह निर्णायक व्यक्ति नहीं था और उसकी आंखों में हत्या की ज्वाला जलने लगी। उधर महेंद्र लांघा और नवीन राज दोनों के चेहरों पर अजीब भाव थे। वे सोच में पड़ गए। अब तक जहर का असर क्यों नहीं हुआ? इतना समय तो हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो गोली उन्होंने ली थी वह सचमुच असरदार थी? क्या वो वास्तव में त्रिकाल विष का एंटीडोट थी? तभी अचानक धर्मपाल सेन दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों अंग बुरी तरह फड़कने लगे और चेहरा तकलीफ से बुरी तरह विकृत हो गया। आदित्य सेन भी उसी तरह अनकंट्रोलेबल ऐंठन में जमीन पर गिर गया। अब जहर का असर पूरी तरह दिखने लगा था और यह साफ हो गया कि दोनों इसकी चपेट में आ चुके हैं। अध्याय 44, महेंद्र लांघा से युद्ध। 1 मारक। धर्मपाल सेन का राह उठा। इस मूल विध्वंसक पाउडर ने न केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, बल्कि उसके शरीर को भीतर तक कमजोर कर दिया। इसमें इतना प्रबल जहर था कि उसके अंदरूनी अंगों को जलाकर रख दिया और उसे असहनीय पीड़ा में छटपटाने पर मजबूर कर दिया। कौन जानता था कि ये शब्द धर्मपाल सेन अथर्व सेन से कह रहा था या महेंद्र लांघा से, या शायद दोनों से। लेकिन आदित्य सेन अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसके गले से बस के जैसी घुटी हुई आवाज निकल रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। दर्द इतना भीषण था कि उसका वर्णन कर पाना असंभव था। महेंद्र लांघा और नवीन राज ने उन दोनों की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उनकी आंखें तो सिर्फ अथर्वसेन पर टिकी थीं। साफ था कि उस गोली में वाकई उनकी दी हुई जहर का इलाज मौजूद था। लेकिन सवाल था, क्या दुनिया में इतना अजीब संयोग संभव है कि उसकी गोली ठीक उसी जहर के लिए मारक हो? या फिर क्या उस लड़के के पास ऐसी गोली थी जो कई जहरों का इलाज कर सकती थी? तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, अथर्वसेन ने बिल्कुल ठंडे निर्दयी लहजे में कहा। फिर वह महेंद्र लांधा की ओर मुड़ा और बोला, पिताजी, आप उस जहर के छोटे भगवान को संभालिए और इस आदमी को मैं देख लूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? वीरेंद्र सेन थोड़े चिंतित दिखे। आखिरकार महेंद्र लांधा एलिमेंट गैदरिंग टियर के 6th स्टेज का कल्टिवेटर था, जबकि अथर्वसेन अभी सिर्फ 1st स्टेज में ही पहुंचा था। चिंता मत कीजिए पिताजी, अथर्व ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, कानून प्रवर्तन दल कहाँ है? महेंद्र लांधा ने जोर से चिल्लाया। अब जब मामला इस हद तक बढ़ चुका था तो उसके पास बल प्रयोग के अलावा कोई रास्ता नहीं था। श्वा श्वा श्वा, काले कपड़ों में 10 से अधिक लोग मुख्य हॉल के बाहर से उड़ते हुए आए। उनकी आंखों में हत्यारी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। इस बदमाश और उस औरत को छोड़कर बाकी सभी को मार डालो, महेंद्र लांधा ने क्रोध से चिल्लाया। उसे मालूम था कि वीरेंद्र सेन एलिमेंट गैदरिंग टियर का 9th स्टेज का कल्टिवेटर था और उसकी युद्ध शक्ति बेहद जबरदस्त थी। फिर भी संख्या में बढ़त उसकी ओर थी, इसलिए वह समझता था कि विजय की संभावना अब भी बाकी है। समझ गया, सभी काले कपड़े पहने लोगों ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने अपने अपने हथियार निकाले और वीरेंद्र सेन पर निशाना साधा। लेकिन वीरेंद्र सेन जरा भी नहीं डरे। वह एलिमेंट गैदरिंग टियर के 9th स्टेज के कल्टिवेटर थे तो कुछ कम स्तर के एलिमेंट गैदरिंग टियर के मार्शल आर्टिस्ट, जिनका एकमात्र लाभ संख्या था, उनसे वे कैसे हार सकते थे? उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और काली वर्दीधारी भीड़ की ओर दौड़ पड़े। महेंद्र लांधा ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय वह अथर्वसेन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और बोला, मुझे यह मानना पड़ेगा कि तुमने सचमुच मुझे चौंका दिया, एक ऐसी गोली हासिल करके जो लिटिल पॉइजन लॉर्ड द्वारा गढ़े गए जहर को भी ठीक कर सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ कोई प्राचीन खजाना लगा है जिसमें न सिर्फ ऐसी मूल्यवान गोलियां थीं जो किसी कल्टिवेटर की गति को तेज कर सकती हैं, बल्कि वो औषधियां भी थीं जो किसी भी जहर को खत्म कर सकती हैं। वरना तुम्हारी साधना इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ती और तुम शैटरिंग पाउडर के प्रभाव से भी पूरी तरह बचे नहीं रह पाते। लेकिन अब ये सब मेरा होगा। उसने लालच से भरी नज़र से अथर्वसेन की ओर देखा, लेकिन अथर्वसेन ने बस हल्के से मुस्कराकर कहा, केवल एक चीज़ जो तुझे मिलेगी वो है मौत। लानत है तुझ पर, महेंद्र लांधा ने गाली दी और झपट कर अथर्वसेन की ओर बढ़ा। उसका इरादा था कि वह अथर्वसेन को काबू में कर ले ताकि वीरेंद्र सेन आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाएं। लेकिन अथर्वसेन तो स्वाभाविक रूप से निडर थे। टन की आवाज़ के साथ उन्होंने अपनी तलवार म्यान से खींच ली। फिर म्यान को एक ओर फेंकते हुए तलवार को ऊपर की ओर एक वार में लहराया, जिससे स्वॉर्ड एनर्जी चमकते हुए बाहर निकली। क्या स्वॉर्ड एनर्जी? महेंद्र लांधा ने चौंक कर सांस रोक ली। वह तुरंत पीछे हट गया और उसकी भौहों पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने अथर्व की ओर देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में स्वॉर्ड एनर्जी उत्पन्न कर पाओगे। तुम तो शुरुआत में एक कचरा माने जाते थे और अब देखो तुमने स्वॉर्ड एनर्जी तक हासिल कर ली है। अब मैं सच में और भी ज्यादा उत्सुक हो गया हूँ। तुम्हारे हाथ जो खजाना लगा है उसकी कीमत तो वाकई कल्पना से परे होनी चाहिए। अब मुझे अपनी असली ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। महेंद्र लांधा ने अपनी कमर से मुड़ी हुई कृपाण निकाली, उसे हवा में कुछ बार घुमाया और सचमुच कृपाण एनर्जी की एक झलक भी दिखाई। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। तुम अकेले नहीं हो जो एनर्जी बना सकते हो। जो कल्टिवेटर एनर्जी बना सकते थे उन्हें निश्चिंत रूप से अपने आप पर गर्व करने का हक था। अथर्वसेन ने धीरे से सिर हिलाया और अधीरता से बोला, आप कब तक यूं ही बकते रहेंगे? हेंग, तुम अपने इन शब्दों पर पछताओगे। महेंद्र लांधा गरजता हुआ आगे बढ़ा और अपनी मुड़ी हुई कृपाण को खींच लिया। शियू शियू, कृपाण एनर्जी की एक तेज चमक हवा में लहराए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने एक ही पल में 2 वार कर दिए हों। एलिमेंट गैदरिंग टियर के 6th स्टेज के कल्टिवेटर के रूप में उसकी ताकत अपने आप में ही भयावह थी। झरना लियू की मुठ्ठियां अनजाने में ही भींच गईं और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे मालूम था कि अथर्वसेन बहुत ताकतवर है, लेकिन महेंद्र लांधा कोई मामूली लड़ाका नहीं था। वह एलिमेंट गैदरिंग टियर के 6th स्टेज में था, पूरा 5 स्टेज ऊपर। उसकी समझ में इतना बड़ा अंतर सिर्फ मार्शल आर्ट्स तकनीकों या अनुभव से पाटा नहीं जा सकता था। लेकिन अथर्वसेन का आत्मविश्वास अधिक था और इसी वजह से वह उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह बस एक किनारे से चिंतित होकर देख सकती थी, काश वो उसकी जगह लड़ पाती। अथर्वसेन ने एक हुंकार भरी। उसकी लंबी तलवार फिर से हवा में लहराए और उससे तलवार एनर्जी की 2 चमकें बाहर निकलीं। तलवार एनर्जी की 2 चमकें। इस नज़ारे को देख महेंद्र लांधा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आखिर किस स्तर की समझ थी? लेकिन उसने तुरंत खुद को संयत किया। तो क्या हुआ अगर वो 2 एनर्जी की चमकें निकाल सकता है?
वह खुद एलिमेंट गैदरिंग टियर के 6th स्टेज का कल्टिवेटर था। उसकी ताकत अपने आप में बहुत ज़्यादा थी। यह अंतर कोई अतिरिक्त एनर्जी की लहर नहीं पाट सकती थी। उसने अपनी कृपाण की दिशा बदले बिना पूरी ताकत से अथर्वसेन पर प्रहार किया। टिंग! कृपाण और तलवार आपस में टकराए और एक तेज आवाज़ के साथ चिंगारियां उड़ पड़ीं। तलवार एनर्जी और कृपाण एनर्जी टकराए, लेकिन वे एक दूसरे को रद्द कर गईं। मगर तलवार एनर्जी की एक अतिरिक्त चमक अब भी महेंद्र की ओर बढ़ रही थी, सीधी, निर्दय। पू पू! महेंद्र लांघा की छाती से अचानक खून की धार फूट पड़ी। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया, उसका चेहरा हैरानी और अविश्वास से भर गया। तुमने अभी अभी एलिमेंट गैदरिंग टियर में प्रवेश किया है, लेकिन इतनी जबरदस्त शक्ति, ये कैसे संभव है? वह हैरान रह गया। जब उनकी तलवारें टकराईं, तब वह अंदाज़ा लगाने में सफल रहा कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत एलिमेंट गैदरिंग टियर के 5वें स्टेज के कल्टिवेटर जैसी थी। क्या तुम सिर्फ 2 महीने में बॉडी रिफाइनिंग टियर के दूसरे स्टेज से एलिमेंट गैदरिंग टियर के 5वें स्टेज तक पहुंच गए? ये बात महेंद्र लांघा के गले नहीं उतर रही थी। क्योंकि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। अथर्वसेन ने अपनी तलवार लहराते हुए हमला जारी रखा। महेंद्र लांघा ने गुस्से में दांत पीस लिए। जीनियस शब्द का इस्तेमाल तो वह खुद अक्सर करता था, लेकिन अब ये तमगा कोई और छीन रहा था, और वो भी कोई सिर्फ 16 साल का लड़का, जो न सिर्फ एलिमेंट गैदरिंग टियर को तोड़ चुका था, बल्कि तलवार ऊर्जा, स्वॉर्ड एनर्जी की 2 चमकें भी जगा चुका था। अथर्वसेन वाकई में जीनियस कहलाने के काबिल था। लानत है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को कभी वो कूड़ा समझता था, वो आज उससे कई गुना ताकतवर हो गया है। ये सब उसी रहस्यमयी खजाने की वजह से हुआ होगा जिसे अथर्वसेन ने हासिल किया था, जिसने एक सामान्य लड़के को असाधारण बना दिया। इस बात ने उसके मन में उस खजाने को पाने की लालसा और भी भड़का दी। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो चुकी थीं, वह पागल हो गया था। शिव! उसने अपनी मुड़ी हुई तलवार को निकालते हुए जोरदार झपट्टा मारा। एक चमकती हुई रक्त लाल रेखा हवा में लहराए। स्कारलेट प्रशिक्षित हत्या! वह जोर से चिल्लाया। यह उसकी अंतिम तकनीक थी, स्टोन वुल्फ संप्रदाय की एक गुप्त युद्ध तकनीक, जिसे किसी बाहरी को सिखाना सख्त मना था। यह एक हाई लेवल येलो ग्रेड मार्शल टेक्निक थी। अगर वह 7वें एल्डर का प्रिय शिष्य नहीं होता, तो उसे यह कभी सिखाई भी नहीं जाती, खासकर तब जब वह अभी भी सिर्फ एलिमेंट गैदरिंग टियर का कल्टिवेटर था। स्टोन वुल्फ संप्रदाय में हाई येलो ग्रेड की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स उनकी सबसे बेहतरीन गुप्त तकनीकें मानी जाती थीं, और अफवाहों के अनुसार केवल सेक्ट मास्टर ही उनकी इकलौती ब्लैक ग्रेड मार्शल टेक्निक की कल्टिवेशन कर सकता था। स्टोन वुल्फ क्लॉस एक लोअर ब्लैक ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक वही थी जिससे स्टोन वुल्फ संप्रदाय को उसका नाम मिला था। अब तलवार की रोशनी बेहद ठंडी हो गई थी, और तलवार ऊर्जा, सेबर एनर्जी की चमक के साथ साथ असली तलवार भी रक्त लाल हो गई थी, जो 2 दिशाओं से अथर्वसेन पर टूट पड़ी। अथर्वसेन ने अपनी तलवार खींची और शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्वॉर्ड आर्ट्स का प्रयोग किया। तलवार ऊर्जा की 2 चमकें हवा में लहराईं, जो शक्ति में जरा भी कम नहीं थीं। महेंद्र लांघा जैसे साधारण कल्टिवेटर के लिए अथर्व को अभी अपनी पूरी ताकत या चारों स्वॉर्ड एनर्जी की चमकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। टिंग 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 टिंग! कृपाण और तलवार बार बार टकरा रहे थे। स्वॉर्ड एनर्जी की अतिरिक्त चमक के साथ अथर्वसेन को जो शक्ति में बढ़त मिली थी, वह साफ साफ दिख रही थी। हर बार जब भी दोनों के वार भिड़ते, महेंद्र लांघा की देह पर स्वॉर्ड एनर्जी लगती, जिससे उसके शरीर पर एक के बाद एक घाव बनते जा रहे थे। अब महेंद्र हैरान भी था और घबराया हुआ भी। अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही, तो अथर्व उसे धीरे धीरे थका देगा और अंत में वह खुद ही हार जाएगा। नवीन राज, मेरी मदद कर! वह चीख पड़ा। अध्याय 45। उन सभी को मार डालो। भाई महेंद्र, तुमने मुझसे जहर लगाने में मदद मांगी थी, और वो काम मैंने पहले ही कर दिया। अब इस साले से लड़ने में तुम्हारी मदद करना, वो हमारे समझौते का हिस्सा नहीं है, नवीन राज ने शांत लहजे में कहा, जैसे उसे महेंद्र लांघा की हालत से कोई फर्क न पड़ता हो। महेंद्र लांघा जानता था कि नवीन राज लालची है। अब जब उसे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, तो वो पीछा छुड़ा रहा था। महेंद्र दांत पीसते हुए बोला, उस हरामी को जरूर कोई प्राचीन खजाना मिल गया है, वरना कौन 2 महीने में बॉडी रिफाइनिंग टियर का 2nd स्टेज पार कर के सीधे एलिमेंट गैदरिंग टियर में पहुंच जाता है। ऊपर से 2 स्वॉर्ड एनर्जी की धार तक निकाल ली है। सोचो, उस खजाने में कितना दम होगा। चलो मिलकर उस साले से सच उगलवाते हैं, फिर जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। नवीन राज को पहले ही अंदाजा था कि अथर्वसेन आम इंसान नहीं है, लेकिन अब जब उसने सुना कि वो पहले इतना कमजोर था, तो पूरा यकीन हो गया कि उसे जरूर कोई दुर्लभ खजाना हाथ लगा है। अगर एक बेकार इंसान इतनी तेजी से ऊपर जा सकता है, तो सोचो, वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आंखों में लालच और हत्या की चमक थी। अब सिर्फ अथर्व ही नहीं, महेंद्र भी उसके रास्ते की रुकावट बन चुका था। पहले खजाना लेंगे, फिर इस मूर्ख को भी ठिकाने लगा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उसने कहा और अपनी पीठ से बंधा थैला जमीन पर फेंक दिया।
उसमें से 2 खंजर निकले, दोनों की धार पर हल्की हरी चमक थी। साफ था कि जहर लगा था। झरना लियू, इससे निपटो, अथर्वसेन ने शांत स्वर में कहा। समझ गई, झरना लियू ने ठोस लहजे में जवाब दिया। शून, उसकी आकृति हवा को चीरती हुई नवीन राज के पीछे पहुंची, जैसे कोई परछाई हो। बहुत तेज, उसका दायां हाथ बिजली की रफ्तार से उठा और नवीन राज के हाथ को ऊपर की ओर मोड़ दिया। वो अपने ही खंजर को अपने गले में घुसने से नहीं रोक पाया। पू, खून की धार फूटी और नवीन राज लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा। उसने एक हाथ से अपनी गर्दन पर लगे घाव को थामा और दूसरे हाथ से अपनी आस्तीन में से कोई मारक औषधि निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका चेहरा तेजी से काला पड़ने लगा और जब उसने अंत में जेड की छोटी बोतल निकाली तब तक उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। धड़ाम, वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। मरने से ठीक पहले तक भी वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी मौत यहीं ऐसे होगी, और वह भी इतनी खूबसूरत लेकिन बर्फ जैसी ठंडी लड़की के हाथों। उसकी आंखों में अब भी वही अविश्वास था कि वह मर गया बिना कोई तकनीक इस्तेमाल किए। महेंद्र लांघा भी अवाक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि झरना लियू इतनी ताकतवर होगी कि एलिमेंट गैदरिंग टियर की 4th स्टेज का एक कल्टिवेटर यानी नवीन राज महज एक वार में ही ढेर हो जाएगा। इतनी जबरदस्त शक्ति, फिर भी उसने खुद को अथर्वसेन के साथ रहने के लिए सीमित क्यों कर लिया? और तू अब भी ऐसे समय में सोच में डूबा है? क्या तुझे मौत जल्दी नहीं चाहिए? अथर्वसेन ने ठंडी मुस्कान के साथ तलवार घुमाए, एक जानलेवा लहर पैदा करते हुए। महेंद्र लांघा ने डर के मारे अपनी कृपाण उठाकर बचाव किया, लेकिन इस हमले की शॉकवेव इतनी जबरदस्त थी कि वह 7-8 कदम पीछे जा गिरा। उसके शरीर पर एक और कट का निशान उभर आया। अब मैं तुझे सच्चे मायनों में विदा करता हूँ। अथर्वसेन ने फिर से अपनी तलवार चलाई। ये हमला एक चमकते इंद्रधनुष जैसा था जो दिन के आकाश को चीरता हुआ जा रहा हो। ये था शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्वॉर्ड आर्ट्स का सबसे खतरनाक वार, फ्लैश स्ट्राइक। महेंद्र ने दांत भींचकर अपना हथियार उठाया और वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गया। पू, उसे अपनी छाती में एक तेज जलन महसूस हुई। अथर्व की तलवार ने सीधा उसके दिल को भेद दिया था और उस वार से निकली भीषण शॉकवेव ने उसके दिल को वहीं फाड़ डाला। एलिमेंट गैदरिंग टियर के मार्शल आर्टिस्ट में भारी जीवन शक्ति होती है। उसका दिल फट चुका था, फिर भी वो पूरी तरह मरा नहीं था। उसकी आंखें अब भी अथर्व को घूर रही थीं। उसका मुंह कुछ कहने के लिए खुला और बंद हुआ, पर उसकी आवाज़ कभी बाहर नहीं आई। इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी चालों को नहीं समझ पाया? महेंद्र लांघा क्या पूछना चाहता था यह अथर्वसेन समझ गया था और उसने शांत स्वर में जवाब दिया। तू एक राक्षस है। हमने कुछ ही देर तक लड़ाई की और तूने मेरी चालें पहचान भी लीं। महेंद्र लांघा मन ही मन गालियां बक रहा था और अंततः उसने अपनी अंतिम सांस ली, अनिच्छा से अपनी आंखें मूंद लीं। अथर्वसेन ने अपनी तलवार खींची और चारों ओर का दृश्य देखा। वीरेंद्र सेन ने लगभग सभी कानून प्रवर्तकों से निपट लिया था और अगर उनमें से कोई बच भी निकला तो झरना लियू उसे खत्म करने के लिए तैयार थी। इसी बीच धर्मपाल सेन और उनका पोता आदित्य सेन भी जहर के भयंकर प्रभाव से मर चुके थे। उनकी आंखें खुली रह गई थीं, उनमें भीषण क्रोध झलक रहा था। पर किस पर था ये क्रोध? महेंद्र लांघा और नवीन राज पर, या वीरेंद्र सेन और उनके बेटे पर? कौन जाने। ये दोनों गद्दार इतनी आसानी से बच निकले? अथर्वसेन ने गुस्से में बड़बड़ाया। शुरुआत में उसने इन्हें अपने हाथों से मारने का निश्चय किया था। कोई बात नहीं, वे आखिरकार सेन कबीले के ही लोग थे। बाहरी लोगों के हाथों मरना ज्यादा बेहतर है। वीरेंद्र सेन ने गहरी सांस ली। वह सेन कबीले का मुखिया था, इसलिए हर पहलू पर सोच विचार करना उसका कर्तव्य भी था। उन्हें अब शवों से निपटना नहीं था। लेकिन किसी को मारना आसान होता है, उसके बाद की परिस्थितियां अधिक जटिल होती हैं। और यही सोच वीरेंद्र सेन को परेशान कर रही थी। हाँ तुम्हें और झरना को अब तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। जितना दूर जा सको उतना जाओ, वीरेंद्र सेन ने दृढ़ता से कहा। वह खुद तो यहीं रहकर सेन कबीले के साथ मर सकता था, लेकिन उसका बेटा, वह सेन कबीले की आशा था। कम से कम उसकी सुरक्षा तो सुनिश्चित होनी ही चाहिए। अथर्वसेन मुस्कुराया। पिताजी, मैंने ये सब यूं ही गुस्से में आकर नहीं किया। हम इस मामले को तलवार मलिक के हवाले कर सकते हैं। इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि 7वें बड़े का एक शिष्य भी। क्या वह वाकई सब संभाल सकता है? वीरेंद्र सेन ने संदेह से कहा। अपनी जान की सलामती के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, अथर्वसेन ने हल्की हंसी में कहा। और वैसे भी झरना लियू कबीले की राजकुमारी है, शाही शहर के 8 महान कुलों में से एक की वारिस। अगर हालात बहुत बिगड़े तो हम उसकी असली पहचान उजागर कर देंगे। फिर भी वीरेंद्र सेन ने सिर हिलाया। उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा इस दुनिया का सबसे योग्य युवक है। लेकिन क्या लियू कबीला भी ऐसा ही मानता होगा? जब उसे याद आया कि उसकी अपनी पत्नी भी विंटरमून संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग की परपोती थी, फिर भी उनका अंत कितना दुखद था। ये तो पहले ही एक चेतावनी थी। फिर भी
वे वास्तव में असली पिता और पुत्र हैं, और जिन औरतों से उनका रिश्ता रहा वे भी ऊंची और कुलीन स्थिति वाली थीं। वीरेंद्र सेन अपने भीतर उठती चिंता को रोक नहीं पाए। एक पिता के रूप में उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अथर्व सेन भी उनके ही रास्ते पर चलेगा। सब ठीक है, झरना लियो। अथर्व कभी पिता नहीं रहा था, इसलिए वह वीरेंद्र सेन की मौजूदा चिंता को नहीं समझ पाया। उसने देखा कि पिता अभी भी बहुत चिंतित दिख रहे हैं, तो उसने ये सोच लिया कि शायद वे अब भी स्टोन वुल्फ संप्रदाय की बात को लेकर परेशान हैं। इसी वजह से उसने झरना लियू से आश्वासन मांगा। हाँ, झरना लियू ने सिर हिलाया और उसका चेहरा बेहद गंभीर था। वीरेंद्र सेन, जो खुद पहले इस तरह की स्थिति से गुजर चुके थे, कैसे न समझते कि झरना लियू के मन में पहले ही उसके बेटे के लिए भावनाएं पनप चुकी हैं। उम्मीद है कि यह एक और सितारों से टकराने वाली त्रासदी नहीं बनेगी। नहीं, ये कोई दुर्भाग्यशाली प्रेम कहानी नहीं होगी। उसका बेटा उससे 100 गुना नहीं, 1000 गुना बेहतर है, और आगे चलकर वह जरूर रेन देश की मार्शल सीमाओं को पार कर जाएगा। ऐसे में 8 महान कुलों में से एक की बेटी से विवाह करना क्या कोई अजीब बात होगी। अथर्व सेन ने तुरंत एक पत्र लिखा और उसे एक संदेशवाहक से स्टोन वुल्फ संप्रदाय के पास पूरी रफ्तार से भिजवाया। ये पत्र तलवार मलिक को संबोधित था। अगर तलवार मलिक इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा तो उसके पास एक वैकल्पिक रास्ता था, रमन मेहरा। रमन मेहरा एक लो लेवल ब्लैक ग्रेड के एल्केमी मास्टर थे। भले ही अथर्व को उसकी सोच और व्यवहार पसंद न हो, लेकिन रेन देश के अंदर उसका दर्जा काफी ऊंचा था। कम से कम स्टोन वुल्फ संप्रदाय इतना भी नहीं कर सकता था कि उससे पंगा ले सके। ... लेकिन झरना लियू उनकी साथी थी, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा लेना थोड़ा शर्मनाक लगता। तीसरे दिन तलवार मलिक को पत्र मिल गया। जब उसने उसमें लिखी बातों को पढ़ा तो वो लगभग दिल का दौरा पड़ने की हालत में पहुंच गया, ये सोचकर कि ये नौजवान आखिर इतना बवाल क्यों मचाता जा रहा है। अभी हाल ही में उसने विजय वर्मा को धुना था और अब उसने महेंद्र लांघा और पूरी कानून प्रवर्तन टीम को ही खत्म कर डाला। विजय वर्मा ठीक था, वह तलवार मलिक का शिष्य था, और अगर वह मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता। जब तक तलवार मलिक खुद इस मामले को बढ़ाने का इरादा नहीं रखते तब तक सब ठीक है। लेकिन महेंद्र लांघा ओल्ड सेवेंथ के शिष्य थे और उनमें सबसे उत्कृष्ट भी। ऐसे में ये खाई खुद उन्होंने क्यों खो दी। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब उसका जीवन अथर्व सेन के साथ बंध चुका था। अथर्व सेन को नहीं पता था कि तलवार मलिक ने इस पूरे मसले को कैसे संभाला। उसे बस इतना ही मालूम था कि 2 दिन बाद तलवार मलिक ने उसके संदेश का जवाब भेजा और कहा कि अब किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मामला अब पूरी तरह सुलझ चुका था, इसलिए अथर्व सेन ने 7 विंड पर्वत में प्रवेश करने का निर्णय लिया। साल के अंत में होने वाले ड्रैगन मार्शल टूर्नामेंट में प्रथम स्थान के लिए लड़ने का अवसर पाने के लिए अभी भी 1 महीना बचा था, और इसके लिए उसे एलिमेंट गैदरिंग टियर के कम से कम 4th स्टेज का कल्टिवेटर बनना ही होगा। आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डक हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिबर्थ ऑफ द अल्केमी गॉड के एपिसोड इसी चैनल पर अपलोड होंगे।